जय हिंद दोस्तों, welcome to the session for today. Today I am going to discuss basically for the strategy for the upcoming examination of CDS 2023. It's a self-study plan, or if you are really sincere for the CDS examination, how to crack and how to plan the preparation, how to plan the preparation part of your written exam which is coming in the April, right? And this all plan will be definitely a very practical plan for all the people who are appearing in the CDS paper. और अगर आपको जानना है दोस्त, तो लास्ट टाइम अगर CDS 2022 जिसको काफ़ी लोगों ने कहा कि टफ एग्जाम था, नियरली 250 प्लस पीपल क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन वेरी इजीली अंडर माय गाइडेंस फॉर द CDS पेपर. तो आज भी उसी प्लान पे प्रॉपरली एक प्लानिंग बनाएंगे, कैसे पकड़ना है, कैसे हम पेपर को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं CDS के एग्जाम को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट नीड टू अनाउंस यू पीपल, लाइक हमें सबसे पहले अगर ड्रीम किया है CDS का पेपर में कि भाई हमें ऑफिसर बनना है फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड फॉर दैट टू अचीव दैट यू हैव टू डू द रिक्वायरमेंट्स जो आपको प्रिपरेशन, मेहनत अपनी पूरी डेडिकेशन से, प्रॉपर डिवोशन से किस प्रकार पढ़ना, ये सारी चीज़ें आई विल गिव यू द डायरेक्शन इन द स्ट्रेटेजी वीडियो. सो व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव टू गॉट टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट गो. चाहे आपके पास अभी एक भी अटेम्प्ट बाकी है, आपने बहुत अटेम्प्ट दिए, लेट्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. You have an age, you should definitely appear in this exam with a proper focused and strategized direction, right? So सबसे पहले दिमाग में एक चीज याद रखनी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में मैं यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मींस डोंट एवर मतलब आप क्वालिटी को इग्नोर मत करें ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट क्वांटिटी. सेफ एग्जांपल लेना चाहूंगा, अक्सर अगर हम मार्केट में जाएं तो हमें एक मोटी किताब मिल रही हो सेम प्राइस पे और एक पतली किताब मिल रही हो, वी विल प्रेफर टू हैव अ बिगर बुक बिकॉज हमें लगता है क्या पता उसमें थॉरली दिया हो ये सारी चीजें. दूसरा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में यहां पर बात करना चाहूंगा, मे बी यू मे प्रेफर टू रीड, लाइक आपके दिमाग में हो मैं 18 घंटे पढ़ता रहा, 20 घंटे पढ़ता, क्वांटिटी बहुत डाली लेकिन क्वालिटी स्टडी नहीं थी. ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना. हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहे लेकिन रात को जब सोते समय अगर आप चेक करो कितना रिटेन किया, उसमें शायद आपको पता ही नहीं यार क्वालिटी कितनी का आपने डाली है, कितना का आपने सुना, कितना का आपने लर्न किया और कितना मतलब आपके दिमाग में है. तो इसलिए यू हैव टू हैव अ मोर क्वालिटी स्टडी रादर देन क्वांटिटी. ये बहुत ज़रूरी है. मैक्सिमम एस्पिरेंट इसमें घिरे पड़े हैं. मैंने बहुत सारे देखे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहे, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लगाते रहे, बिकॉज यू आर जस्ट काउंटिंग आवर्स यू हैव पुट इन, यू नेवर अंडरस्टूड कि क्वालिटी क्या किया, भाई याद क्या हुआ. कोई भी चीज़ की पढ़ाई का उसका क्वालिटी होगा, उसमें से क्या चीज़ें आपने सीखी, दैट इज बेसिकली क्वालिटी. अंडरस्टूड? So don't ever prefer about how many hours you have devoted. You need to understand how much you have gained from those hours. तो जरूरी नहीं, कई लोग 6 घंटे मेहनत करके भी पेपर क्वालिफाई कर पा रहे हैं and they are working also, right? There are people who have qualified this exam in the last 2 to 3 months also with me, and there are people who have prepared for nearly 2 years but till now they are not able to reach there. That is basically because of you are putting up more on quantity emphasis. So please mind it. और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैं क्वालिटी पढ़ा या क्वांटिटी पढ़ा हूं. सबसे बेस्ट है आप पेपर को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए. अगर आपने समझ लो आज सुबह से लेकर 18 घंटे कुछ ना कुछ शाम तक पढ़ा और उस टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप चेक करें कितने का आपसे हो रहे हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कितना आपको समझ आया. सो दिस इज अ स्टेप वेयर यू कैन चेक आउट योर प्रिपरेशन पार्ट.
आई होप एवरीबडी इज क्लियर। और ये बहुत जरूरी है। क्वालिटी का मतलब ये है कि भाई किताबें 10 रखना जरूरी नहीं है। आपको ये समझ आना चाहिए, चाहे एक पढ़ी हो एनसीईआरटी ही, अगर आपको वो पढ़ी है और आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो देन इट्स द बेस्ट थिंग। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। पैटर्न का मतलब एक चीज बात करना चाहूंगा, पैटर्न और स्टैंडर्ड में क्या आप सभी लोग एग्री करते हैं यार कि भाई पैटर्न में फर्क हो सकता है हमारे सीडीएस के पेपर में और एसएससी के पेपर में, और फॉर दैट मैटर आपका स्टेट का कोई एग्जाम है, सिलेबस में भी सेम। स्टैंडर्ड में फर्क होगा। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विच यूपीएससी पुट्स अप इन सीडीएस पेपर, सीएफएफ पेपर और एनडीए पेपर और आईएएस पेपर, दैट्स अ स्टैंडर्ड। यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है जी, जहां पर क्वेश्चन को एनालिटिक एबिलिटी देखी जाती है, जहां पर 2 से 3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। इट्स नॉट द वे एसएससी इज। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड, लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन का 2 स्टैंडर्ड है, और वो कहां से पता चलेगा? अगर आप वैसे चेक करो, जीएस के लिए भी आप लोगों ने यही सुना, सेम सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सेम चीजें आप एसएससी में पढ़ रहे हो, सेम चीज आप किसी और एग्जाम में। बट फर्क कहां पर है? वो बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से आपको पता चलता है यूपीएससी ने किस प्रकार के क्वेश्चन डाले हैं, एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू ओवरकम दैट। राइट, आई होप यू पीपल गॉट इट। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बहुत एस्पिरेंट्स में देखे, यू स्टार्टेड लविंग सब्जेक्ट्स, दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। प्यार होना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट से, तभी आप सीखते हो। पर आपको यह भी समझना दोस्त कि प्यार कितने लेवल तक करना है जी। पागल नहीं होना किसी प्यार में। एग्जाम्पल दूंगा, आपको हो सकता है हिस्ट्री से प्यार हो जाए, हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती मुझे, पर आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है जी। आपने ये देखना कि भाई वेटेज कितनी है उस पेपर में, उस टॉपिक की कितनी वेटेज है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जीएस का पेपर है, आप सुबह से लेकर शाम तक आपको पता है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। ठीक है जी, ये तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स हैं। आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। सिलेबस तो ऐसा नहीं है ना कि इनका बराबर है, सिलेबस किसी का ज़्यादा किसी का कम होगा, सब्जेक्ट वास्टनेस ज़्यादा है। अगर आप इसको वास्ट भी बहुत देखें और बाद में देखें नेट क्वेश्चन 10 आते हैं और 10 में से बहुत मुश्किल से 5 हिल रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड थे या कुछ ऐसा, लेकिन आपने पढ़ा बहुत, तो क्या उसका कोई फ़ायदा? नो। आप ये देखें साइंस, इन सभी में तकरीबन 11th-12th क्लास का था, लेकिन साइंस एक इकलौता सब्जेक्ट है आपके सीडीएस के पेपर में, सीएफएफ के पेपर में अभी तक 10th लेवल तक ही आ रहा है यूपीएससी जो पूछ रहा है। गिनती का एक क्वेश्चन 11th-12th का हो सकता है जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो फिर अगर आप साइंस को पढ़ें, ठीक है जी, और ये भी आपके 30 दिन ले रहा है, ये भी साइंस भी 30 दिन ले रहा है, और साइंस आपको पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन दे रहा है और आप 30 में से 25 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो दोस्त वेटेज भी इसकी ज़्यादा है और इसको टाइम भी कम लगा, मेहनत भी कम और आउटपुट भी ज़्यादा। तो क्यों ना उन सब्जेक्ट्स को पकड़ा जाए और उस हिसाब से तैयारी की जाए कि हमारे मार्क्स अच्छे बन सकें। इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता है इंग्लिश में 100 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन है। जीएस में 100 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है। लेकिन मिनिमम कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, ये कट ऑफ ऐसे नहीं आती कभी भी कि अलग अलग आती है। इट्स नॉट एट ऑल। कट ऑफ अलग आएगी ओटीए की, ये चीज़, लेकिन ये एवरेज स्कोर है। आई एम सॉरी, यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ लिखा, इट्स एन एवरेज स्कोर। अगर हम बात करें 75 से 85 नंबर अगर किसी एस्पिरेंट के हैं और 45 to 55, तो ही श्योरली गोइंग टू बी देयर इन द लिस्ट। इतना एवरेज स्कोर कैसे? मिनिमम हमें इतना स्कोर टारगेट करके चलना है, अंग्रेजी में, इसमें। और आपका एक क्वेश्चन होने से ठीक का आपको 0.8 मार्क्स मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन और मार्क्स 100 है। तो हमें इस पार्ट में इंग्लिश में क्या पकड़ना क्या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा जी।
आने वाली अगली स्लाइड पे मैं बात करूँगा। सेम वे जीएस में 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 120 क्वेश्चन है, तो एक ठीक का 0.8, तो तकरीबन मिनिमम आपको भी पता 20 नंबर तीनों पेपरों में लेने होते हैं। और ये मिनिमम वाली अब मेरे को नहीं लगता कोई भी जो बंदा तैयारी कर रहा है 20 मिनिमम पहुंच जाता है, लेकिन अब कट ऑफ का चक्कर पड़ता है जहां पर स्कोर अच्छा होना चाहिए। 20 लेने से आपका पेपर नहीं पार होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स जो पिछला पेपर हुआ है उसमें बात करूं, सीडीएस 2022 में, जो कि जीएस में भी थोड़ा सा ट्विस्ट था, मैथ्स में भी ट्विस्ट था, इंग्लिश में भी ट्विस्ट था। तो जीएस में अगर आप देखो तो ज्योग्राफी में से आपको यही चीज मैं दिखाना चाहता था, डिस्ट्रीब्यूशन। आप सभी को दिख रहा है कि भाई सबसे ज्यादा साइंस का पार्ट था और ये स्कोरेबल था। करंट अफेयर्स का पार्ट वेरी इजी, ये दो सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स हैं। ये करंट अफेयर कैसे करने इसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हिस्ट्री था, बट इट वाज अगेन वेरी हार्ड लेवल। मैक्सिमम वर फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री एंड पीपल वर रियली ट्रबल्ड कि कहाँ से करने क्या क्वेश्चंस। अभी तक सोर्स का ही दिक्कत चल रहा है हिस्ट्री में फॉर एवरी पेपर, फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज अपेयरिंग इन द यूपीएससी एग्जाम्स। आई एम नॉट सेइंग ओनली सीडीएस एग्जाम, द पर्सन हु इज अपेयरिंग इन सीएफएफ, सीडीएस और इवन सिविल सर्विसेज, हिस्ट्री का सोर्स अभी तक ठीक नहीं बैठ रहा। बाकी सभी के सोर्स प्रॉपरली एग्जैक्ट सोर्सेज है कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है। अगर हम साइंस की बात करें तो एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नीचे से नहीं आ रहा। पॉलिटी की बात करें तो बिल्कुल वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है। मनी बिल को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, ठीक, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, क्वेश्चन शॉर्ट है। तो पॉलिटी में अभी भी सेट पैटर्न है, क्वेश्चंस बनेंगे। इकोनॉमिक्स, इट वाज नॉट अ टफ वन, इट वाज नॉट एन इजी, बट आई विल नेवर एवर सजेस्ट यू, बिकॉज पॉलिटी आप एक महीने में कवर कर सकते हो, 30 दिन में। इसमें 60 दिन के बाद भी हमें पक्का नहीं श्योरिटी की क्या होगा कि नहीं। और जैसे ज्योग्राफी, आई कैन से यू कैन ईजिली स्कोर 21 में से 18 तो ईजिली स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ पढ़े हैं। पॉलिटी 15 आउट ऑफ 15 यू कैन स्कोर। हिस्ट्री आइल से मिनिमम 50% भी आप अगर मार गए तो बहुत अच्छा स्कोर है। आई होप एवरीबडी गॉट इट नाउ। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश पार्ट में अगर आप देखो वर्ड मीनिंग जो है, सिनोनिम्स की बात करें और होमोफोन्स, और उसके बाद ये जो क्लोज टेस्ट हो समझ लीजिए, ये आपका एक नॉर्मली पार्ट है वोकैब का पार्ट। 8.3 हो गया 17%, 17 से ऊपर 20 से ऊपर, और ये 8.3, तो नियरली 27 से, मतलब 1/4 पेपर आपका वोकैब बेस्ड है, जिसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आपका बेसिक्स अच्छा स्ट्रॉन्ग है, पहले दिन से आप अंग्रेजी को समझने का प्रयास करें, अंग्रेजी को दोस्त बना के चलें। आपके पास अभी 5 महीने हैं। पढ़ना गया, अखबार पढ़िए लगातार, जो वर्ड्स मिल रहे हैं मुश्किल उनको लिखिए, सिनोनिम्स भी, एंटोनिम्स भी, रट्टा नहीं मारना जी, समझना, उनको यूज़ करना, ताकि आप इन वर्ड्स को सीख सको। ये आपकी एक बेस बनाएंगे फॉर एसएसबी, फॉर योर पेपर 2, फॉर एवरीवेयर। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। अंडरस्टैंड द वर्ड्स आई मीन टू से, जब आप कोई भी पैसेज पढ़ें, कोई भी आप पैराग्राफ पढ़ें, तो आपके दिमाग में आराम से घुसे। ये चीज़ अगर कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करें, ये तीनों प्रैक्टिस मांगते हैं। ये तीनों क्या मांगते हैं जी? प्रैक्टिस। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, नॉर्मली पीपल डोंट डू इट इन द कोचिंग्स। आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंशन सिखाने से रहा, कोई भी ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स नहीं सिखाता, ये प्रैक्टिस से होते हैं। वर्ड मीनिंग्स भी प्रैक्टिस से होते हैं। ये 50% पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, लगातार प्रैक्टिस। अखबार पढ़ना एक हैबिट हो सके, न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना आपकी हैबिट हो, वर्ड्स आपने सीखे हो, ताकि आपका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सके, सो दैट यू आर एबल टू टच एवरी क्वेश्चन। ये वही लोग फंसते हैं जिन्होंने कभी अंग्रेजी में फोकस ज़्यादा नहीं किया, और हम वही सोच रहे हैं कि भाई अंग्रेजी को बस पास करना है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सीडीएस के पेपर को सोच रहे हो कि वी वांट टू बिकम एन ऑफिसर,
प्लीज फोकस ऑन इट वेरी एक्सटेंसिवली ऑन इंग्लिश। फोकस का मतलब ये नहीं कि यार अपने आप को सिरदर्दी बना के रखें और प्रेशर डाल के रखें, सिर्फ पढ़ने का शौक रखें यार, कहानियां पढ़ने का, अंग्रेजी मूवीज देखने का, वो भी शौक अगर होगा तो वो भी आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं बेटर करेगा। याद रखिएगा, सिर्फ कॉन्शियस होके देखना। इसके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा जी, आप PYQs सिनोनिम एंटोनिम्स वाले जितने भी हों CDS के देखिए और NDA के भी देखिए और FCAT के भी देखिए। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखेगी कि यार वर्ड मीनिंग्स ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ दे, वो पूछता जो न्यूज़पेपर में कॉमनली यूज होते हैं। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स अपने देखे हैं जिन्होंने इंग्लिश की प्रिपरेशन भी नहीं की, लेकिन उनका कुछ बैकग्राउंड ऐसा था कि अंग्रेजी पढ़ते थे शुरू से, हैबिट थी, एंड दे वर एबल टू स्कोर 70 to 80। तो हमें यार वो चीज़ को अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेट्स प्रिपेयर फॉर इट एंड एक्सटेंसिवली यू कैन डू इट। एंड द रेस्ट पार्ट इज बेसिकली ग्रामर, प्रोपोजिशन, देन स्पॉटिंग ऑफ एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें दोस्त मेहनत आपकी गिनती की महीने की है। अगर एक बारी ग्रामर का कोर्स कर लिया विद सिद्धांत सर और एनी पर्सन, आपके 60 से 70% क्वेश्चन आराम से ग्रामर के हो जाएंगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, 60 से 70% हो जाएंगे। पर अकेला ये पार्ट आपका पेपर नहीं पार करवाने वाला, बाकी पार्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आज से ही मेहनत में शुरू होना पड़ेगा ये चीज़ों पे। तो इंग्लिश सिलेबस में आपको सभी को समझ आ चुका है जी। इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्रामर, इट्स अबाउट रीडिंग एंड देन इट्स अबाउट वोकैब। रीडिंग will definitely help you in vocab and that will make you better in grammar also. So इनमें से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको इसको देनी जो 90% स्टूडेंट नहीं देता। अगर दे दिया तो पेपर आपका कभी भी रुक नहीं सकता। आपके सामने जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं वो इस तरफ फोकस करेंगे ही नहीं, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने कर लिया तो पेपर कभी रुकेगा नहीं। एम आई क्लियर टू यू? और फिर वोकैब, ये वैसे ही है जैसे अगर आपको अपने आप को मेंटेन करना बॉडी को, तो आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सेम वे वोकैब के लिए रोज़ का रोज़ 10 वर्ड सीखिए, लिखिए और उसको रिवाइज करते रहिए। मेक अ सेपरेट नोटबुक, whatever word you find, it will be really challenging। मैं आम बंदे से अगर मैं पूछूँ ना किसी स्टूडेंट से पैंडेमिक का मीनिंग, जो कि कोरोना के टाइम पैंडेमिक 90% ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस पैंडेमिक। इफ़ यू वांट टू नो इन अ सेंस, अगर आपको लगता है आपको पता, कमेंट सेक्शन में लिखिए वर्ड का मीनिंग। मैं दावे से कह रहा हूँ बाद में आपकी आंखें खुलेंगी कि हमें ये भी मीनिंग नहीं पता था। कॉमन वर्ड है पैंडेमिक, एक और वर्ड लिखूंगा, दोनों के मीनिंग लिखिए और आपको अपने आप, क्योंकि एक तरह का क्रॉस चेक अपनी प्रिपरेशन में, अपनी समझ में, नोटोरियस, इसका भी मीनिंग लिख दीजिए अगर आपको पता है इन द कमेंट सेक्शन। देन यू विल कम टू नो यू डिडंट इवन नो दीज कॉमन वर्ड्स। पैंडेमिक बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, एग्जॉटिक तक नहीं पता जी। मैं ये भी कहूँगा, ये मैंने अक्सर क्लास में बताया कि नॉर्मली बच्चे को ये नहीं पता होते और हम सोच के बैठे हम CDS की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो एक क्लास 1 ऑफिसर बनाने का है, राइट। सो इन टॉपिक्स को व्हाट यू नीड इन इंग्लिश बेसिकली, इनमें ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में ये प्रैक्टिस है भाई, और अपना कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों प्रैक्टिस है लगातार। आपके पास पिछले 10 साल के अगर पेपर हैं तो टोटल हो गए 20 पेपर्स। तो इनको जितना हो सके टाइम बना के कोशिश करिए सॉल्व करने की। जितना आप सॉल्व करोगे आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा, कैसे सेंटेंसेस हो सकते हैं, और इसके साथ आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर ये एंटोनिम, सिनोनिम या वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको तो यार हॉबी बना के चलो, मज़ा आएगा। बेस्ट है ग्रुप एक्टिविटीज़ करिए, 4 अपने दोस्त रखिए, 4 वर्ड वो सीखे, 4 वर्ड तुम सीखो, 4 वो तीसरा सीखे, डिस्कस करो एक दूसरे के साथ।
जब आप सीखोगे, डिस्कस करोगे, तो वो वर्ड्स लेवल बनता जाएगा जी आपका। जैसे जैसे आप वर्ड्स को सीखते जाओगे, बनाते जाओगे, आपका प्रेपरेशन का लेवल बढ़ता जाएगा। ये मेरा आप सभी से वादा। अभी टाइम है जी, ये सबसे बेहतर टाइम है सीखने का। वर्ड पावर मेड इजी मैंने आपको किताब भी बताई है, जिसमें रूट वर्ड्स दिए हुए हैं नॉर्मन लुइस की, उसको पढ़ डालिए। गिनती का 30 डेज में कंप्लीट हो जाती है बुक। लोग इसको भी 6-6 महीने लगा रहे हैं कि नॉर्मल लुइस को निकालो, ऐसे नहीं है जी। ख़त्म करिए रूट वर्ड्स से। उससे आपका सारे वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन एक इंटरेस्ट बन चुका होगा, वर्ड का पैसे बनता है। नेक्स्ट, तो यही चीज़ हमने बात किया, गेम चेंजर्स है। अपलिफ्टिंग मार्क्स एंड क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कट ऑफ इज एंटोनिम सिनोनिम वोकैब। बार बार मैं कह रहा हूँ वोकैब। हिंदू से पकड़िए, ट्रिब्यून से पकड़िए, जो वर्ड मिले उसको पकड़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश सीरीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, उसके भी कोई भी वर्ड मिलता है नहीं समझ आ रहा, उसको ढूंढो, मीनिंग को लिखो। बेस्ट एक और चीज़, अपना ग्रुप एक्टिविटी हो, उसमें कम्युनिकेट करिए थ्रू द वर्ड्स, दैट विल डेफिनेटली मेक योर थिंग्स बेटर। नाउ कमिंग टू द जीएस पार्ट। ये 2 बुक्स हैं। मैं सीधी बुक्स की फ़ोटो इसीलिए लेके आया हूँ कि यार कल को फील ही ना हो कि यार क्या पढ़ना क्या नहीं। एक एक क्वेश्चन कोई भी पेपर का आप दे दीजिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी में से आपको दूंगा। हर एक क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाए, समझ गए। तो ये 2 बुक्स अपने को अच्छे से चाटनी है। चाटनी इन सेंस समय नहीं है, फिर से मैं बताऊंगा। हर चीज़ को समझ के करोगे तो बहुत आसान लगेगा। बेसिक्स हैं वो आपको जानना भी चाहते हैं। अगर समझ लो आपको पता कि यार बेकिंग सोडा यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, तो कई बार वो चेंज क्या करेगा, बेकिंग सोडा की जगह लिख देगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख देगा, या उसका फॉर्मूला डाल देगा। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस। ये मत कहें कल को एनसीईआरटी पढ़ी पर हुई नहीं, एनसीईआरटी 10 बारी पढ़ ली पर हुई नहीं। क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है, बार बार कह रहा हूँ, चीज़ें समझ नहीं है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। मेरे साथ कोर्स भी लगा के काफ़ी लोग जो कोर्स लगा चुके हैं उनको भी पता होगा चीज़ें सब आसान बन चुकी हैं। प्लस always check out the previous year question. For that you can check out my sessions on this YouTube channel. You will be getting all the previous year questions section wise. मैंने हर टॉपिक के आपके साथ इस सेक्शन पे डिस्कस कर चुका हूँ, ज़रूर चेक करिएगा। आपका एक लेवल बन जाएगा अंडरस्टैंडिंग का। जो एनडीए के क्वेश्चन है वही सीडीएस में आते हैं, और जो सीडीएस के वही एनडीए में आते हैं। कोई फ़र्क नहीं है साइंस के क्वेश्चंस का, चेक कर लीजिए। मेरे ऊपर विश्वास कम से कम आप अपनी आंखों पे तो विश्वास करोगे, खोल के देखिए पेपर। अब साइंस के बारे बात करें, उसके बाद पॉलिटी के लिए दिस इज़ द बेस्ट बुक आई विल से। बट ये भी कई बार पढ़ना मुश्किल हो जाता है, 6 महीने लग जाते हैं पढ़ने में लोगों को। इसको तरीके से पढ़िए, प्रॉपरली पढ़िए, बट विद क्लास इफ आई विल से दैट विल मेक यू बेटर। कई लोग पहले चैप्टर से शुरू करते हैं और वहीं से इंटरेस्ट खो जाते हैं। प्रेम्बल से शुरू करिए और मेजर चैप्टर्स को ख़त्म करिए। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं इनको पार्ट्स में बांटता हूं। शेड्यूल्स हो गए, प्रेम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये इसको मैं एक पार्ट समझता हूँ। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने। पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है जी, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। ये सारे एक ही बार में ख़त्म हो जाता है, एक हफ्ते में ये टॉपिक को ख़त्म करिए। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने। देन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राइट। एंड देन लोकल गवर्नमेंट, पक्का क्वेश्चन आता है जी, पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीएजी, फाइनेंस कमीशन। ये तकरीबन गिनती चुनती के ये पार्ट्स हैं 5, जहाँ से 90% पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। देन 1 or 2 क्वेश्चन कैन बी देयर फ्रॉम स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, और यू कैन से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इस प्रकार पकड़िए, इनको पहले खत्म करके एक कॉन्फिडेंस बनाइए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को इंटरमिक्स करके बनाता है, ड्यूटी और डीपीएसपी को मिक्स करके बनाता है। साथ के साथ आपको ये बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ देखें, सीडीएस के, सीएपीएफ के,
और एनडीए के, और इवन आईएएस के भी पॉलिटी के आप इजीली देख सकते हैं सारे। उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, समझे कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। सेम क्वेश्चन जो यहाँ पर मनी बिल की डेफिनेशन पूछी गई है, सेम आईएएस में पूछी गई है जी। और मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, आप में से किसी को मनी बिल नहीं आता, आपको आर्टिकल 110 पता है, आपको ये भी पता है कि मनी बिल शुरू कहाँ होता है, प्रेजेंट रिकमेंड कौन करता है, राष्ट्रपति, पर व्हाट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल यू डोंट नो। एंड दिस क्वेश्चन हैज कम 3 टाइम्स इन सीडीएस, 2 टाइम्स इन आईएएस, 2 टाइम्स इन सीएफएफ। व्हाट इज मनी बिल? वो 6 डेफिनेशन, टैक्स को बढ़ाना, कम करना, कस्टोडियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, चेक करिए, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, तब आपको समझ आता क्या पढ़ना, किस पे कितना फोकस करना। आप एक पूरी बुक को रट नहीं सकते, ना आपको रटने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है क्या पढ़ना क्या नहीं। नाउ द केस ऑफ ज्योग्राफी। बिल्कुल जी, अभी टाइम है तो 6ठी से लेकर 12 तक पढ़िए, क्योंकि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। 6 से लेकर 12 ज्योग्राफी पूरी समझ आती है। बट अगर आप नहीं चाहते तो 11th और 12th की एनसीईआरटी चारों किताबें पढ़नी है, 4 बुक्स हैं, इनको अच्छे से समझना। मे भी आपको समझ ना आए, क्योंकि इनिशियली जब पढ़ने से समझ नहीं आती, क्लासेस लगाइए। मैं कह रहा हूँ भाई, ज्योग्राफी सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, और एसएसबी में भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगा। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड इन सेंस फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और ये अपना क्लाइमेटोलॉजी, तीनों को एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी। वंडरफुल बुक। ये बुक हम क्यों प्रेफर करते हैं? इसने डायग्रामेटिकली चीज़ें समझाई हैं, ज़्यादातर डायग्राम्स हैं, जिससे वो चीज़ें समझ आई थी। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहता हूँ इसको रीड करिए। अगेन, बुक रीडिंग आपके दिमाग में होगा यार ये पढ़ाता भी है और कहता बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ने से आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको चीज़ें समझ आती कैसे, किस प्रकार की क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे रीडिंग से आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा। ये भी इंग्लिश में भी काम आएगा, बार बार कहूँगा। तो डू रीड इट। नो क्वेश्चन इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, आई कैन से। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता। ये फोटोज तो मैंने आपको लगा दी पुरानी एनसीईआरटी की, पर ये बिल्कुल भी अगर पढ़ सकते हैं ठीक है, पर मेरा आप सभी से सजेशन ये है, थीम्स वाली किताबें पढ़िए। जितनी थीम्स वाली किताबें हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, माइंड इट, नॉट वर्ल्ड हिस्ट्री, सीडीएस में नहीं आती। इंडियन हिस्ट्री की सारी किताबें थीम्स वाली पकड़िए, जितने डब्बे हैं उनको पढ़िए। ये बहुत जल्दी काबू नहीं आएगी, हिस्ट्री आसानी से नहीं होगा, बोरिंग भी लगेगा, लेकिन हमें बेयर मिनिमम तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। बॉक्सेस सारे याद करने हैं, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वी विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम देयर। मुश्किल है, टाइम भी लेगा, पर कोर्स लगाने से इंटरेस्ट बनेगा और फिर पढ़ेंगे। यही चीज़ मैं कह सकता हूँ। नाउ द लास्ट पार्ट इज मैथमेटिक्स। मैक्सिमम लोगों के 40 से 50 तक क्वेश्चन हो पा रहे हैं पेपर में। कारण क्या है? कोई भी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, और जहाँ पर प्रैक्टिस किया वहाँ से क्वेश्चन आ नहीं रहे। प्रैक्टिस क्या किया आप लोगों ने? प्रैक्टिस किताबें की हैं, प्रैक्टिस आपने वो सब्जेक्ट टॉपिक्स किए नहीं जो पेपर में ज़्यादा है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, एनालाइज करना पेपर आता कहाँ से? पेपर आता है एडवांस मैथ से ज़्यादा। ये सीडीएस का पेपर है भाई। ज्योमेट्री पूछता है, मेंसुरेशन पूछता है, ट्रिग्नोमेट्री पूछता है, 20-20 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसको आप अरिथमेटिक कहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा इग्नोर करिए, ये एफकैट में काम आएगा, बट इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकस करना। बेस्ट रहेगा जितने हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, पकड़िए किताब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व करने का प्रयास करिए। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, महीने बहुत हैं, सिलेबस ख़त्म करके हर रोज़ एक एक दिन का पेपर सॉल्व करें, या टॉपिक वाइज अगर ट्रिग्नो के सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लें जो पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा आपके पेपर में,
उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अकेला ये एनसीईआरटीज को फोकस करें 9th और 10th की, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नो अदर बुक यू नीड टू हैव, यू डोंट नीड टू हैव एनी अदर बुक फॉर योर पेपर, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। प्रैक्टिस जितना हो सके, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, दिमाग खुला रखना पड़ेगा। ये अगर आप ज्योमेट्री के, ये जो मैथ्स के टॉपिक्स देख रहे हो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट डजंट रिक्वायर एनी क्रैमिंग। दिमाग उस समय लगना चाहिए, क्वेश्चन होंगे। आई होप यू पीपल गॉट द राइट थिंग, हाउ टू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। तो मंथली अगर अब हमारे पास, अगर हम देखें ये नवंबर है, 15 दिन निकल चुके, अब कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। ये तो अभी तक मैंने सिर्फ सिलेबस बोला, क्या पकड़ना है, किसको क्या पकड़ना है। मंथली टारगेट आपके पास अभी दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और मार्च है। मैं कहूँगा 4 महीने, तो समझ लो 4.5 महीने। पहले महीने में पहले फोकस साइंस पे करिए और पॉलिटी पे करिए, क्योंकि ये दोनों आसान है और ये स्कोरिंग है 30, 15 to 20 क्वेश्चन। इसको 1 महीने के अंदर ख़त्म करना है। रीडिंग पहली टाइम लेगी, आपके 30 दिन खाएगी, अगली रीडिंग 10 दिन में होनी चाहिए, उससे अगली रीडिंग 5 दिन में होनी चाहिए। 5 दिन का मतलब पूरा दिन ये नहीं, एक दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं आप एक सब्जेक्ट को, उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल। घंटों में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, एक क्वालिटी होनी चाहिए। ग्रामर रूल्स हैं, इनको साथ साथ पकड़िए, एक लिस्ट बना के चलिए और उनको रोज़ फोकस, रिवीजन, ये सारी चीज़ क्या है दोस्त, ये क्रैमिंग है, इनमें रिवीजन ज़्यादा चाहिए। बाकी मैथ्स अलजेब्रा, इट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स मज़ा, मज़ा मतलब सॉल्व करिए। अब अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो दोस्त याद रखना, मंथली करंट अफेयर्स पकड़िए। मंथली करंट अफेयर क्या पकड़िए, ऐसा ना हो कि रोज़ करंट अफेयर की क्लास घंटा घंटा लगा रहे हो, आधा आधा घंटा, उसका कोई फ़ायदा नहीं, और फोटोज़ देख रहे हो अखबारों की। करंट अफेयर में क्लियर क्वेश्चन है, अवार्ड सेक्शन, स्पोर्ट्स, डिफेंस, पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, समिट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे अभी G20 न्यूज़ में है, बाली में हो रहा है, तो पता होना चाहिए बाली कहाँ पर है, इसका थीम क्या है, G20 के मेंबर्स क्या, क्वेश्चन आना ही आना। अगला G20 इंडिया में है तो वो कहाँ पर होगा, ये सब। कॉन्टिन्यूस रिविजन, साइनॉप्सिस बनाना है, जब आप पढ़ते हो कोई चीज़ तो उसका साइनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है। पहली बारी में जो 3 घंटे लग रहे हैं, ये 10 घंटे में कैसे रिड्यूस करोगे, वो इसी तरह रिड्यूस करोगे जब इसका एक सिनॉप्सिस बना के रखोगे। एम आई क्लियर टू यू। 2 सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद लक्ष्मीकांत की सेकंड रीडिंग शुरू कर देनी वीकेंड्स पे। क्वेश्चन सॉल्व करो शुरू कर दीजिए पुराने, प्रीवियस ईयर। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पकड़िए, इसको रिवाइज करना शुरू करें। प्रैक्टिस ग्रामर, पहले रूल्स पढ़ चुके हैं पहले महीने, ये ना हो कि रूल्स ही पढ़ते जा रहे हैं, अगले महीने भी रूल्स पकड़ें। इनको प्रैक्टिस करना शुरू करिए क्वेश्चंस को। मेंसुरेशन, राइट, और साथ में एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस ऑफ मैथ्स। अगेन मंथली करंट अफेयर का आपने कुछ नहीं करना, याद ना करने हैं, सिर्फ इन करंट अफेयर्स का कोई भी अगर मैगजीन पकड़ी, कोई भी यूट्यूब के फॉलो कर रहे हैं या मेरे साथ कर रहे हो, उनके शॉर्ट हैंड नोट्स बना के रखने हैं। नोट्स बनाई जाने, छोटे छोटे होते जाएं, फिर से शॉर्ट नोट्स, सो दैट दे बिकम वेरी इजी फॉर यू टू कवर अप द थिंग्स। देन कम्स द ज्योग्राफी जीसी लोन, रीडिंग ज़रूरी है, अखबार हर महीने चलनी चाहिए। हिस्ट्री एनसीईआरटी रीडिंग विच इज़ लाइक अ ट्रबलसम, इसको मेहनत मारनी पड़ेगी थोड़ा सा। ये अभी महीना चल रहा होगा फरवरी, पढ़नी पड़ेगी रोज़, समझ गए। उसके बाद ये मैं कहूँगा कि साथ साथ ना PYQs देखते रहिए, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, 2015 के बाद के, तो आपको दिखेंगे क्वेश्चन सारे यहीं से पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स, उसी का सिनॉप्सिस,
मैथ्स, अलजेब्रा, स्टैटिक, अरिथमेटिक आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, रिवीजन, मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स। अंग्रेज़ी रोज़ पढ़नी है आपने, एंटोनिम सिनोनिम वाली अपनी बुक वोकैब की चलती रहनी चाहिए। आई होप यू पीपल गॉट द राइट मैसेज फॉर दिस थिंग। नेक्स्ट मॉक्स नहीं, मॉक्स का मतलब ये नहीं कि मॉक्स का मतलब है आखिरी जो 1 महीना रह चुका ना, आपने हर रोज़ मैथ्स के पेपर सॉल्व करने शुरू कर देने। नोट्स जो बन चुके हैं वो रिवाइज करने शुरू कर चुके होने। प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉक ये मत हो कि किसी वेबसाइट के, क्योंकि यार यूपीएससी का स्टैंडर्ड बिल्कुल ही अलग है। मैंने अभी तक किसी के भी मॉक्स इतने अच्छे लेवल के नहीं देखे। द वे यूपीएससी इज पुटिंग अप उस लेवल के बनाए हूँ, कुछ भी बनाया जा रहे हैं। कॉपर क्लासिफिकेशन पे किसी टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन नहीं देखा जो बार बार पूछ रहा। या सॉइल्स के जो टाइप्स हैं आपने सुना होगा, अल्टीसोल, मॉलीसोल, उस पर क्वेश्चन नहीं डाले, उन पे फोकस करिए। PYQs करिए, आपको मिलेंगे। करेवास पे क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है, इस बारी भी हुआ था, तो उन पे फोकस करिए। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करना। और जो करंट अफेयर आपके बन चुके हैं, आखिरी महीने के करंट अफेयर नहीं आने। अगर अप्रैल में पेपर है, मार्च के करंट अफेयर कभी भी नहीं आएंगे, तो इसलिए इनको तो छोड़ दीजिए। जितने पुराने नोट्स हैं उनको रिवाइज करना शुरू करें। That way your syllabus will be complete and the things will be done very extensively. अब इस टाइम पे आपके साथ मैं चल रहा हूँगा हर जगह पे। अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पर हो तो ये अभी पॉलिटी साइंस करवा रहा हूँ, अगले बैच में मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले रहा हूँगा, और करंट अफेयर्स मेरे चलते रहेंगे इस चैनल पर, तो कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं करेगी। क्लियर है जी? बाकी वी हैव द ऑल एजुकेटर्स हियर हु आर गोइंग टू गाइड यू पीपल विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। ये बैच अभी जो शुरू हो चुका है, इसको भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। इस रेफरल कोड को ज़रूर यूज़ करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यस, पेपर कैन बी क्वालिफाइड विदाउट एनी कोचिंग एंड एनी सब्सक्रिप्शन, but it makes the path easier with a right direction, with less effort, and the effort which is put up at a right pace. So that was my idea for giving you the strategy. मैं बिल्कुल आपके सामने आने वाले टाइम पे उन सभी स्टूडेंट्स को लेके आऊँगा। इस चैनल पर वीडियोस होंगी, those who have qualified this examination with me, they have been easily able to crack this exam of CDS, FCAT and CFF under the guidance with the right strategy, right? So that's all for today. I hope you people enjoyed this session. Thank you. Jai Hind.